अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। वेंस सुबह 9:45 पर दिल्ली पहुंचे। पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वेंस, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने भारतीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य भी पेश किया। आज वेंस की पत्नी उषा, बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए। वहां वे करीब 1 घंटे तक रुके। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। वो 4 दिन तक भारत में रहेंगे। आज शाम को पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। आज रात को प्रधानमंत्री वेंस और उनके परिवार के लिए डिनर होस्ट करेंगे। तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए यह हफ्ता काफी अहम है। यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर है, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, यह हफ्ता काफी अहम रहने वाला है, खास तौर पर अगर हम भारत और यूएस ट्रेड डील की बात करें, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, दरअसल यूएस के साथ भारत अपना ट्रेड डील 90 दिन से पहली किस्त जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी तैयारी एक तरीके से आज से शुरू हो गई, आप कह सकते हैं। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंचे हैं। ठीक 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। करीब आधे से 1 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में माना जा रहा है कि ट्रेड डील के बारे में भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है कि भारत कहाँ किन मोर्चे पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है, अमेरिका से क्या अपेक्षा, अमेरिका भारत से क्या अपेक्षा रखता है। तो एक जमीन यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो ये दौरा जेडी वेंस का यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि उसके बाद जेडी वेंस जयपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, फिर आगरा जाएंगे और फिर वापस 24 तारीख को चले जाएंगे यूएस। लेकिन इस बीच दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना हो रही है वो ये है कि भारत के तरफ से अधिकारियों का एक दल, राजेश अग्रवाल जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं उद्योग मंत्रालय में, वो जा रहे हैं यूएस और वहां पे औपचारिक तौर पर बातचीत होगी यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर। किस किस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी में हम छूट दे सकते हैं, अमेरिका से किस किस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी में हम छूट चाहते हैं। ये 3 दिन का दौरा होगा चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में। ये काफी महत्वपूर्ण होगा। वहां से मोटे तौर पे आपको स्वरूप निकलकर सामने आ जाए कि यूएस के साथ ट्रेड डील भारत का कैसा होने वाला है। तीसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद अमेरिका के दौरे पर हैं। वो 25 तारीख तक अमेरिका में है। इस बीच वैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे बैठकों में जाएंगी, लेकिन अपने काउंटर पार्ट से वहां ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ बैठक करने वाली हैं। तो वहां भी ट्रेड डील के बारे में बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। तो यह हफ्ता काफी महत्वपूर्ण है यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिहाज से। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में तेजी का दौर जारी है। लगातार 5वें दिन सेंसेक्स, निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निफ्टी 274 पॉइंट चढ़ा, तो वहीं सेंसेक्स ने 855 पॉइंट की बढ़त हासिल की। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक पहली बार 55,000 के पार पहुंचा। आज के बाजार में बैंकिंग, आईटी शेयर्स में धुआंधार तेजी दिखाई दी। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, बताएं आज बाजार में किन स्टॉक में तेजी और कहां मंदी दिखी? क्लियरली आज निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई और बाजार में शानदार तेजी हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली आईटी स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक का सहारा तो था ही। इसके अलावा टेक महिंद्रा, ट्रेंट, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 2 से 5% के बीच में यहाँ मोमेंटम आपको आता हुआ नजर पड़ा। अदानी पोर्ट्स एक एक्विजिशन के अनाउंसमेंट के बाद लगभग 1.25% लुढ़का। एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी और एचयूएल जैसे काउंटर्स में आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल देखा। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो आइडिया सेल्युलर लगभग 10% आपको मोमेंटम में दिखा। सुजलॉन, टाटा एलेक्सी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर्स में भी शानदार तेजी का माहौल रहा। अगर हम निफ्टी के मिड कैप लूजर्स की बात करें तो मैरिको, मैक्स इंडिया, कोल इंडिया, कोलगेट और एनटीपीसी एनर्जी जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत आपको हल्की फुल्की सुस्ती दिखी। हालांकि ऑयल एंड गैस शेयर्स में ज़बरदस्त दमखम था। गेल जैसे काउंटर्स में 5% का अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा एमजीएल, आईजीएल जैसे गैस स्टॉक्स में खरीदारी का मूड था और आईओसी के काउंटर में भी आपने लगभग 3.25% के आसपास की तेजी देखी। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चौथी तिमाही में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे रहे हैं। बेहतर नंबर्स की उम्मीद से ये दोनों शेयर एक हफ्ते में 7% से ज्यादा दौड़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि हालिया तेजी के बाद इन दोनों शेयर्स में क्या रणनीति रखनी चाहिए, ब्रोकरेज हाउस को इसमें कितना दम दिखाई दे रहा है, पूरा एनालिसिस बता रहे हैं यतिन मोहता।
यहाँ से जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लोगों का ये सवाल होता है कि आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा चलेगा, एचडीएफसी बैंक ज़्यादा चलेगा, ये कौन सा बैंक लीड करेगा। ऑब्वियसली अगर हम डेटा की बात करें तो पिछले 4 महीनों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाया है और पिछले 4 क्वार्टर्स में आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे। आगे क्या ये चीज़ें बदल सकती हैं, ये देखने के लायक होगा। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक लगभग 3 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड करता है और एचडीएफसी बैंक इससे लगभग 10 से 15% सस्ता आपको 2.6 टाइम प्राइस टू बुक के वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ता है। क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि पिछले 12 महीनों में अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेजेस हैं एचडीएफसी बैंक में 15 से 20% के आसपास की अपसाइड देख रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो क्लियरली यहाँ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और यहाँ भी जो ब्रोकरेजेस हैं इनको लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ भी औसतन 20 से 22% के आसपास की आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर हम लोन बुक ग्रोथ की बात करें जो सबसे बड़ा मेट्रिक होता है, आईसीआईसीआई बैंक ने कंसिस्टेंटली 14 से 15% के आसपास का लोन ग्रोथ दिखाया है। हालांकि Q1 का अगर आप बेस इफेक्ट के कारण नंबर निकाल दें तो सिंगल डिजिट में ही एचडीएफसी बैंक की लोन ग्रोथ रही है क्योंकि आरबीआई से एलसीआर रेशियो कम करने पे तवज्जो दिया गया था। बैंक के मैनेजमेंट ने भी एक्नॉलेज किया और शायद डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसके सामने आपने लोन ग्रोथ में भी कमी देखी है। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं डिपॉजिट ग्रोथ पे तो यहां भी अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक की लोन ग्रोथ लगभग 14-14.5% रही है और एचडीएफसी बैंक की उसके सामने काफ़ी फीकी रही है डिपॉजिट ग्रोथ। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो 14-15% के आसपास ही आपको लोन डिपॉजिट ग्रोथ दिखी है जो कि ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी कम रही है मर्जर के बाद। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ऑलवेज सुपीरियर नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाता है एचडीएफसी बैंक के मुकाबले और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो सबसे अच्छा 4.41% के आसपास का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिला है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 3.7% के आसपास मार्जिन स्टेबल है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई आईसीआईसीआई बैंक की तरह यहां। और कहीं ना कहीं इसके कारण भी आपको आईसीआईसीआई बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो मैनेजमेंट का कहना यह है कि शॉर्ट टर्म एनआईएम पे इंपैक्ट होगा रेट कट के कारण, लेकिन क्योंकि इन्होंने डिपॉजिट रेट काटा है तो धीरे धीरे करके अगले 6-12 महीनों में आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार आता हुआ नजर पड़ सकता है। एलसीआर रेशियो जो एचडीएफसी बैंक को तंग कर रहा है, यहां आप देखेंगे कि उन्होंने जो एलसीआर लिक्विडिटी रेशियो है इसको घटाया है और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 120% के आसपास ये स्टेबल होता हुआ नजर पड़ा है। ये क्वार्टर में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन शायद अगर डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप हो जाए आईसीआईसीआई बैंक के लिए तो ये रेशियो सुधर सकता है और इसके कारण एचडीएफसी बैंक ने ज्यादा लोन ग्रोथ भी नहीं की है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो दोनों बैंक एकदम बराबर आपको दिखाई पड़ेंगे नेक टू नेक, क्योंकि जो नेट एनपी है लगभग 0.4% दोनों ही बैंकों का आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन क्लियरली यहां से दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बढ़ोतरी में शायद मोर लेग्स हैं और शायद आईसीआईसीआई बैंक के ओवरऑल नंबर्स आपको स्टेबल होते हुए नजर पड़े आने वाले 3 से 4 क्वार्टर्स के लिए। बाजार में लगातार 3 दिनों से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में किन सेक्टर में एफआईज की खरीदारी बढ़ी है और कहां बिकवाली जारी है, इस पर पूरी रिसर्च के साथ जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी मिताली जैन। तो एफआईज ने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में तो यहाँ पे बाइंग करी है, लेकिन हम 15 अप्रैल तक की बात करें तो कुल 29,000 करोड़ के आसपास की एफआईज ने बिकवाली करी है। सेक्टोरल एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, रिवर्सल दिख रहा है ट्रेंड्स का। जहाँ जहाँ पिछले 3 महीने में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही थी, अब एफआईज उन सेक्टर्स में सेलिंग शुरू कर चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और माइनिंग, हेल्थ केयर उन सेक्टर्स में शामिल है। एफआईज की खरीदारी जहां कायम है वो अभी भी टेलीकॉम सेक्टर है, जहां जनवरी से लेकर अभी तक हमें कंटिन्यूस बाइंग एफआईज के थ्रू आती हुई दिखी है। एफआईज की नई खरीदारी कुछ सेक्टर्स में हुई है, उसमें एफएमसीजी और पावर सेक्टर का नाम सामने आया है। सबसे ज़्यादा बिकवाली की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आईटी प्रोमिनेंट रहा, साथ ही कैपिटल गुड्स, तेल और गैस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी सबसे ज़्यादा सेलिंग हमें एफआईज के थ्रू आती हुई दिखी है। अब कंपेयर करें हम अगर एफआई और डीआईआईज का डेटा जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, तो आप देखेंगे कि एफआईज ने जनवरी में सबसे ज़्यादा बिकवाली करी थी, जो मार्च में थोड़ी ठंडी नजर आई, थोड़ी बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन मिड अप्रैल तक आप देखें तो ये जो फिगर है ये वापस नेगेटिव, यानी कि सेलिंग हमें प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। वही डीआईआईज ने यहाँ पे अपनी पकड़ जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए वापस एक रुझान के रूप में यहाँ पे दिखाई है। अब सेक्टोरल एक्टिविटी वापस उस पर नज़र डालें तो टेलीकॉम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कंटिन्यूस हमें बाइंग देखने को मिल रही है। आप मिड अप्रैल में देखेंगे तो यहाँ पे 2,000 करोड़
के आसपास की बाइंग देखने को मिली। साथ ही एफएमसीजी और पावर सेक्टर भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां पे इस मिड अप्रैल के सत्र में हमें बाइंग इन सेक्टर्स में नजर आई। पावर सेक्टर्स भी यहाँ पे शामिल है। ट्रेंड रिवर्सल की जो मैं बात कर रही थी कि कंटिन्यूस पहले थोड़ी बहुत बाइंग थी, थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सेलिंग इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में नज़र आई है। आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट, रियलिटी और केमिकल्स, इन सब में ही आप देखिए तो अच्छी खासी हमें मिड अप्रैल तक हैवी सेलिंग देखने को मिली है। अब जनवरी से लेकर मिड अप्रैल तक हम बात करें कि कंटिन्यूस सेलिंग कहाँ देखने को मिल रही है, तो उन सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंज्यूमर सर्विसेज, ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल एफआईआईज अपना रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी एफआईआईज की सेक्टोरल एक्टिविटी 15 अप्रैल तक अपडेटेड। चलिए बात करते हैं सोने की। सोना एक बार फिर चमक रहा है और इस बार रफ्तार कुछ अलग ही है। एमसीएक्स पर सोने ने फिर एक बार नया रिकॉर्ड बनाया है। ना सिर्फ इंटरनेशनल टेंशन बल्कि आने वाले अक्षय तृतीया जैसे फेस्टिवल से भी सोने की डिमांड बढ़ने वाली है। डिटेल्स लेते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे सोने में जो तेजी है इसकी रफ्तार कहां तक पहुंचती हुई दिखाई देगी? सोने की रिकॉर्ड हाइज की जो बढ़त है वो यहाँ पर जारी है। $3400 पर आउंस के लेवल्स अब हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, और सिर्फ डॉलर टर्म्स में नहीं, बाकी काफ़ी सारी करेंसीज में सोने ने यहाँ पर ऑल टाइम हाइज बनाया है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो अगर मेकिंग चार्जेस और जीएसटी 3% का यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम पर अब सोने के प्राइसेस आ पहुँचे हैं। इस साल में अब तक 29% की तेज़ी है। पिछले 12 महीनों की अगर बात की जाए, पिछले एक साल की, तो 45% से ज़्यादा रिटर्न सोने ने आपको यहाँ पर दिए हैं। एब्सोल्यूट सेफ हेवन बाइंग है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, 3 साल के लोज पर वहाँ कारोबार है। बॉन्ड यील्ड्स की हालत ख़राब है। जिस तरह से टैरिफ्स की अनसर्टनिटी मार्केट्स में ऑलरेडी है, और जैसे यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब वो क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस फेड की जो इंडिपेंडेंस है वो सही नहीं है, और शायद यूएस फेड चीफ पॉवल को यहाँ पर डिसमिस कर देना चाहिए। तो ये सारे स्टेटमेंट्स का एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर सोने में एज अ सेफ हेवन आता हुआ देखा है। आगे जाते हुए भी बाज़ार को लगता है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं उसका फ़ायदा सोने को मिला है। साथ ही साथ यूएस को भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स का कट करने होंगे आगे जाकर। रिसेशन की चिंताएं अभी भी बाज़ार में बरकरार हैं। यूएस ईरान से क्या बात करते हैं, यूएस और चाइना में ट्रेड टैरिफ्स को लेकर क्या होता है, तो ये सारी की सारी अनिश्चितताएं जो हैं वो सोने को एज ऑफ नाउ फेवर कर रही हैं। कहीं ना कहीं बाज़ार को लगता है कि यहाँ से भी और तेज़ी देखने को मिल पाएगी। 3500, 3700, $4,000 पर आउंस तक के लेवल्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि इनमें से कोई भी अनसर्टनिटी अगर सॉर्ट होती हुई नजर आएगी तो एक 8, 10, 12, 15% तक की भी मुनाफा वसूली सोने में यहाँ पर फिर मार्केट देख पाएगा। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ जिस तरह की अनचार्टर्ड टेरिटरी में सोना है, मार्केट्स को लगता है मोमेंटम ऑन द हायर साइड है, लेकिन कभी भी एक मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है। बदश्ते तब तक ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल सोने के हैं अगर आप आज यहाँ पर बाहर जाके सोने की शॉपिंग करना चाहें तो। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। फंड डायवर्जन के आरोपों में फंसी जेंसोल इंजीनियरिंग की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है। वहीं कंपनी को फाइनेंस करने वाली एजेंसी भी अब इसके ईवी फ्लीट की नीलामी पर विचार कर रही है। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे जेंसोल इंजीनियरिंग के मामले में क्या एक्शन लिया जा रहा है? जेंसोल इलेक्ट्रिक और ब्लू स्मार्ट पर रेगुलेटरी जांच का दायरा आगे भी बढ़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अब इस पूरे मामले में सुओ मोटो जांच करने का मन बना रही है। कंपनी की जो रेगुलेटरी फाइलिंग्स है उसकी जांच की जाएगी, अकाउंट्स की जांच की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी कोई रॉन्ग डूइंग तो नहीं की गई है। फिलहाल कोई टाइमलाइन इसको लेकर डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर कोई घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो मेजर लेंडर्स हैं पीएफसी और इरेडा, ये अब इस बारे में विचार कर रहे हैं कि जो लगभग 663 करोड़ रुपए के लेंड किए गए थे जेंसोल इलेक्ट्रिक को पूरी फ्लीट बनाने के लिए, 5000 से ज़्यादा ईवीज़ की फ्लीट है,
क्या इन ईवीज़ को ऑक्शन किया जा सकता है। आपको बता दें कि इन दोनों ही एजेंसीज़ ने अभी तक इसको एनपीए घोषित नहीं किया गया है और अब वो विचार कर रहे हैं कि क्या जो ईवी फ्लीट है उसको ऑक्शन किया जा सकता है। साथ ही एक और डेवलपमेंट ये है कि एवरसोर्स कैपिटल एक प्रस्ताव लेकर आ सकती है ब्लू स्मार्ट को अधिग्रहण करने का। फिलहाल लगभग 850 करोड़ का प्रस्ताव आ सकता है, हालांकि इसको लेकर जो फॉर्मल घोषणा है वो होनी बाकी है, लेकिन ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं और इन जेंसॉल इलेक्ट्रिक और ब्लू स्मार्ट को लेकर जो अनिश्चितता है वो फिलहाल बनी हुई है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। भारतीय टेक प्रोफेशनल्स का अमेरिका में काम करने का सपना टूटता नजर आ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियां अपनी वर्कफोर्स में कटौती कर रही हैं। साथ ही H1B वीजा को लेकर स्क्रूटिनी भी बढ़ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। दशकों तक भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स का एक सपना रहा है अमेरिका और सिलिकॉन वैली में काम करना, लेकिन अब वहां आईटी प्रोफेशनल्स को नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका सपना टूटता नजर आ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियां अपनी वर्कफोर्स में कटौती कर रही हैं। पिछली तिमाही में कंपनियों ने अपनी वर्कफोर्स में करीब 3000 लोगों की कटौती की है। इसके साथ ही सैलरी हाइक, नई भर्ती पर रोक और बेंच सिटिंग भी कम हो गई है। अमेरिका में H1B वीजा को लेकर स्क्रूटनी भी बढ़ गई है। ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से फैक्टर नहीं हो रहा है कि जो एफिशिएंसी आपको मिल रही है एआई के कारण, उसके कारण जो है हो सकता है कि आपको नियर टर्म मार्जिन शायद कंपनी में इम्प्रूवमेंट भी हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है आईटी प्रोफेशनल की, स्पेशली कोडर्स, अब जो है कंसल्टेंट थोड़ा आप अलग रखिए जो कि इंडियन आईटी ज्यादा करते नहीं है, लेकिन जो बेसिक कोडिंग है वो काफी हद तक जो है आपको कम लोगों से कर पाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ वॉर ने अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां अपने आईटी बजट में लगातार कटौती कर रही हैं। नतीजा करीब $280 बिलियन की भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी दबाव में है और आईटी कंपनियों के नतीजों में रेवेन्यू ग्रोथ पर असर दिख रहा है और आगे के लिए गाइडेंस भी काफी कमजोर है। आईटी के स्टॉक्स बहुत सस्ते तो नहीं रहे और अगर आप उनकी पिछले साल भर की ग्रोथ देखें तो ये भी कोई ऐसा सुपर नॉर्मल ग्रोथ है नहीं है। उनके जो पीछे के 5-6 साल की जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में अब ग्रोथ काफी कम हो गई है। तो अगर ये ग्रोथ ठहराव की तरफ जा रही है तो क्या हमें उनको इतनी ज्यादा वैल्यूएशन देनी चाहिए, ये एक सवाल उठता है। अभी अमेरिकी कंपनियां अनिश्चितता के चलते सभी कॉन्ट्रैक्ट टाल रही हैं। लिहाजा जब तक टैरिफ का मसला किसी अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, आईटी कंपनियों के लिए राह आसान नहीं होगी। असीम मनचंदा, दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए गंभीर सवाल उठाए और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। People voted in the Maharashtra assembly elections. Then there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को लीडर विद नो पोजीशन बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही करार दे दिया। आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। साथ ही राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया और ये कहा कि ये सब करने से भी वो चुनाव नहीं जीत सकते। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी
विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में जाना जाता है और हमने हमेशा संस्थाओं का सम्मान किया है। क्या संदर्भ में कही जो लेक्चर दिया होगा, बात यह है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में प्रसिद्ध है और बाहर से हर व्यक्ति ये इस चीज से उसमें रहता है कि इतना बड़ा एक देश, इतना एक समय में हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई भी इतनी थी, फिर भी हमारी जमहूरियत बहुत स्ट्रांग रही है और हमारी संस्थाओं के कारण, हमारे कोर्ट्स के कारण, हमारे इलेक्शन कमीशन के कारण और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने आपस में जो भी उनकी दुश्मनी, रंजिश, प्रतिद्वंदिता रही हो, हमने हमेशा संस्थाओं को जिन्होंने लोकतंत्र को बढ़ाया है और आगे बनाया उनका सम्मान करते रहे हैं। ये पहली बार है कि हमारे लोकतांत्रिक संगठनों पर व्यापक रूप से लोगों का शक है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। लाइफ की भागदौड़ में शादी का प्लान रुक सा गया है? VIPShadi.com पे आइए, इनके टॉप रेटेड एडवाइजर्स लाते हैं दुनिया भर से बेस्ट मैचेस। रजिस्टर नाउ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार विवाद में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को लेकर उनके बयान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर के बिलों पर फैसला लेने की समय सीमा बताई थी। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता की तरफ ले जा रहा है और देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। हालांकि बाद में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बयान दिया कि निशिकांत के ये विचार निजी हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं आज निशिकांत के बयान पर अदालत की अवमानना का केस चलाने के लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इस बीच निशिकांत दुबे ने एक और विवादास्पद बयान दिया है। निशिकांत ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को मुस्लिम इलेक्शन कमिश्नर बताया है। कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि वक्फ कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीन हथियाने की साजिश कर रही है। इस पर निशिकांत दुबे ने जवाब दिया कि आप एक चुनाव आयुक्त नहीं, एक मुस्लिम चुनाव आयुक्त थे। आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया गया है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि SY कुरैशी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि वो मुसलमान है। अगर मुस्लिम आयुक्त होते तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती थी। और बीजेपी इस बयान पे क्यों खामोश है? कुरैशी साहब एक ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ईमानदारी के साथ उन्होंने चुनाव कराए हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कंपटीशन लगा है कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कौन बोल सकता है। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी ने कहा है कि देश के मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में निशिकांत के बयान पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर देना, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को। जो भी बीजेपी के आला कमान हैं उनको थोड़ा सा इस बात के लिए समझना चाहिए। बिला वजह की टिप्पणियां करना, इनसे पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, पार्टी पर असर पड़ता है, सरकार पर असर पड़ता है। इसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है ऐसा है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। कोर्ट के एक्टिविज्म बनाम संसद की सर्वोच्चता की बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा। क्या हो लक्ष्मण रेखा, 7:57 पर जरूर देखिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ठोस और जिम्मेदारी के साथ याचिका दायर करने का निर्देश भी दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि बाहर कार्यपालिका में न्यायपालिका की दखल पर चर्चा हो रही है कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश पारित करें। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज कोर्ट में क्या क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन करके जांच करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में लिखी हुई कई बातों के ऊपर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को निर्देश दें कि राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे? हमारे ऊपर पहले ही कार्यपालिका का अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये हमें लग रहा है कि याचिका सिर्फ प्रचार करने के लिए की गई है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं उनको न्याय मिले। तो ऐसे में आपको याचिकाओं में सुधार करना चाहिए और सुधार करके आप इन याचिकाओं को दोबारा से हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो अब याचिकाकर्ता जो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये याचिकाएं खारिज नहीं की है, याचिकाकर्ता जल्दी अपनी पिटीशन के अंदर सुधार करेगा और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश कर दी है। इस बार बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 34 खिलाड़ियों को जगह मिली है। किस खिलाड़ी को किस ग्रेड में रखा गया है और उन्हें कितना पैसा मिलेगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हो गया और खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई। आइए आपको बताते हैं कि किसको जगह मिली है, कौन हुआ है बाहर और किसको कितना पैसा मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी खबर है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, जिनकी खटपट हो गई थी बीसीसीआई के साथ, लेकिन अब इस साल इन्हें एंट्री दे दी गई है। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों को यहां पर नई एंट्री मिली है उसमें शामिल है अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते पहली बार इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही अब ग्रेड वाइज आपको बताते हैं तो ये 4 प्रमुख खिलाड़ी टीम इंडिया के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, इन्हें A+ ग्रेड में रखा गया है। मिलेंगे 7 करोड़ रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ग्रेड A में शामिल है मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हकदार होंगे 5 करोड़ रुपए के। और इनके साथ इसी ग्रेड में शामिल है हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत। ग्रेड बी में जिन खिलाड़ियों ने जगह बनाई है उनमें है सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। 3 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए और यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को भी यहां जगह दी गई है। ग्रेड सी में सबसे ज्यादा खिलाड़ी, 19 खिलाड़ियों को यहां मौका मिला है। इसमें ईशान किशन, जिनकी वापसी हो रही है, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई और संजू सैमसन शामिल है। इनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को भी यहां मौका मिला है, पाएंगे 1 करोड़ रुपए। रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी इज अ पार्ट ऑफ ग्रेड सी। और इसके अलावा अभिषेक शर्मा, न्यू एंट्रेंट आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को भी यहां जगह मिली है। किन्हें इस बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का मौका नहीं मिल पाया उसमें शामिल है शार्दुल ठाकुर, रविचंद्र अश्विन जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और जितेश शर्मा। इसके अलावा केएस भरत और आवेश खान को भी इस बार कॉन्ट्रैक्ट का न्योता नहीं आया है। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को रैपिड ट्रेन यानी नमो भारत और अमृत भारत ट्रेन समेत 2 नई पैसेंजर ट्रेनों की सौगात देंगे। ट्रेन ही नहीं बल्कि हवाई और सड़क यातायात के जरिए किस तरह से बिहार में कनेक्टिविटी का विस्तार अगले कुछ महीनों में होने जा रहा है, इसी पर ही देखिए एक खास रिपोर्ट। वंदे भारत के साथ अब बिहार को राज्य की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन मिलने वाली है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में चलने वाली पहली इंटरसिटी ट्रेन में मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। आपको बता दें, पटना से जयनगर पहुंचने में अभी 6 से 7 घंटे लगते हैं, जबकि नमो भारत रैपिड ट्रेन के जरिए ये सफर 4.5 से 5 घंटे के बीच तय हो जाएगा। नमो भारत रैपिड ट्रेन के अलावा पीएम मोदी सहरसा से मुंबई के बीच अमृत भारत ट्रेन को वर्चुअली रवाना करेंगे। बिहार को रेलवे की ओर से कई बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें 900 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
सुपौल पिपरा न्यू लाइन, खगड़िया लौली न्यू लाइन और हसनपुर बिथान न्यू लाइन जो है वह राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली है। इसके अलावा 4 नई ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जाने वाला है, जिसमें अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, नमो भारत रैपिड रेल और 2 पैसेंजर गाड़ियां शामिल है। रेल के अलावा इस साल बिहार को नए एयरपोर्ट और रोड प्रोजेक्ट्स की सौगात भी मिलने जा रही है। पटना एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, साथ ही बिहटा में एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भी बनेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी जारी है। इसके अलावा रक्सौल, भागलपुर, राजगीर और मधुबनी में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू हो सकता है। सड़क परियोजनाओं की बात करें तो पटना आरा सासाराम हाईवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, मोकामा मुंगेर 4 लेन सड़क और पटना बेतिया एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। रोहन सिंह के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज निधन हो गया। 88 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस कई दिनों से फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह वेटिकन सिटी ने उनके निधन की पुष्टि की। पोप फ्रांसिस की का अंतिम संस्कार सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार ही होगा। इसमें कई दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान होंगे। उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। दुनिया भर से लोग अंतिम संस्कार से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। पीएम मोदी ने भी पोप के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में दुनिया के कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। बिल गेट्स ने कहा है कि एआई डॉक्टरों की कमी की भरपाई करेगा। वहीं लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन ने कहा है कि एआई जटिल बीमारियां ठीक कर रहा है। तो जब डॉक्टर होगा एआई तो कितनी रिस्की होगी दवाई? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।